द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और उसका जो नियमित चलने वाला बिंदु है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट यानी मानव भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान, और उसमें प्रारंभ है आज फ्रेडरिक रेटजेल। समय कालखंड है इनका 1844 से 1904 तक। फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म पर्सिया के कार्लूस नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं उसी नगर में पूर्ण हुई और 4 वर्ष तक एक रसायनज्ञ यानी केमिस्ट के शिष्य के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी रुचि प्राणी विज्ञान और मानव विज्ञान शास्त्र में थी। उन्होंने शिक्षा भी उसी में प्राप्त की। जेना और बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद रेटजेल ने सर्वप्रथम 1869 में डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की। डार्विन के विकासवादी दर्शन का उन पर गहरा प्रभाव था। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नगर में उनके प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स मार्टिन के साथ उन्होंने काम किया। कुछ पत्रिका में लेख प्रकाशित किए और उनका पहला जो लेख था उसका शीर्षक था भूमध्य सागरीय तट से जैव वैज्ञानिक पत्र। म्यूनिख में वे महान मानव शास्त्री वैगनर के संपर्क में आए। वहाँ पर उन्होंने जीवों के प्रवास के सिद्धांत से प्रभावित हुए और उसके उपरांत 1872 में वे पूर्वी यूरोपीय देशों में इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा गए। इन यात्राओं के दौरान वह प्राकृतिक दृश्यों और भौगोलिक वर्णन में सिद्धहस्त हो गए थे। कैलिफोर्निया, मेक्सिको और क्यूबा में चीन से प्रवास के तथ्यों पर अध्ययन करके चीनी प्रवास पर अपने शोध प्रबंध लिखे, जिस पर उन्हें पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 1875 से 1886 में वह लिप्जिंग में भूगोल के प्रोफेसर रहे और यहाँ पर उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक कार्य किया। लिप्जिंग में उन्हें वहाँ स्थापित ज्योग्राफिकल सोसाइटी में अपने विशिष्ट कार्यों से विश्वविख्यात किया। अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान फिशर, एस्कॉट, हैटनर ने रेटजेल के सानिध्य में अपना अध्ययन और शोध कार्य पूर्ण किया था। इस प्रकार यह उनका एक सामान्य जीवन परिचय। रेटजेल के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ, पहला है वॉल्कर कुंडे, 3 खंडों में 1885, 1886 और 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाद में प्रकाशित हुआ। एंथ्रोपोजियोग्राफी 2 खंडों में एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री 1882 में, और द्वितीय खंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड 1891 में प्रकाशित हुआ। राजनीतिक भूगोल द पॉलिटिकल ज्योग्राफी फिर है जर्मनी, ड्यूसलैंड 1898 में प्रकाशित हुआ। हम्बोल्ट ने भूगोल का अध्ययन और विकास रेटजेल ने भूगोल का अध्ययन और विकास हम्बोल्ट की भांति यात्राओं के द्वारा किया था। जिस प्रकार हम्बोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों में संपर्क में आकर उनका भौगोलिक वर्णन किया, ठीक उसी प्रकार रेटजेल ने भी अपनी यात्राओं यथार्थ तथ्यों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उसका अध्ययन और वर्णन किया। उन्होंने अपने विवरणों में लिखा था, आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब, thus I was lead to the description of nature। यानी मैं यात्रा करता हूँ, मैं रेखांकन करता हूँ, मैं वर्णन करता हूँ और इस प्रकार मैं प्रकृति के वर्णन को आगे बढ़ाता हूँ। रेटजेल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया, जिस कारण रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेटजेल की रचनाओं में एंथ्रोपोजियोग्राफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पेशल के लेखों से भू आकृति का जन्म हुआ, ठीक इसी प्रकार से एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ से मानव भूगोल का विकास हुआ। अतः इसकी भाषा स्पष्ट, सरल, प्राकृतिक परिवेश में तत्वों को ठीक से रखना और मानव वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन प्रस्तुत किया। धरातल पर मानवीय क्रियाकलापों के निर्धारण में
वातावरण के 4 प्रभावी समूह उन्होंने महत्वपूर्ण बताए। पहला, शारीरिक प्रजाति लक्षणों वाला प्रभाव। दूसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तीसरा, जन समूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता और प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक तत्व और उसके साथ ही मानव के वितरण और गतिशीलता को नियंत्रित और निर्धारित करने वाले प्रभाव। इस प्रकार इन चारों प्रभावों के कारकों का समूह प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख आधार है। उसने मनुष्य को उसके प्राकृतिक वातावरण की उपज माना। इस प्रकार वे कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे, द हार्ड डिटर्मिनिज्म। उनके अनुसार ए पीपल शुड लिव ऑन द लैंड फैट इज गिवन देम दे शुड डाई देयर सबमिटिंग टू लॉ। अर्थात मानव को भूमि पर निवास करना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदत्त ऐसी भूमि पर ही एक प्रकृति के विधान के अधीन होकर उन्हें मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। उन्होंने अपने दूसरे खंड में द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड 1891 में मानव समुदाय के तात्कालिक विश्व वितरण का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथ्वी पर बसे हुए क्षेत्रों तथा निर्जन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण देते हुए उनकी सीमा निर्धारित की। रेडजल ने मानवीय विकास के 3 कारणों को उत्तरदायी बताया। पहला था इसमें सिचुएशन, दूसरा था यानी स्थिति, क्षेत्र और सीमाएं। संक्षेप में रेडजल ने एंथ्रोपोजोग्राफी ग्रंथ में तीनों तथ्यों का विशेष ध्यानाकर्षण किया। प्रथम, भूतल पर मानव समूह का वितरण। दूसरा, इस वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश की संभावनाएं या प्रभावशीलता। और तीसरा, निर्भीकता के साथ मानव और उसके समाज पर भौतिक परिवेश के स्पष्ट प्रभाव पर उन्होंने चर्चा प्रस्तुत की। रेडजल का मुख्य विचार। रेडजल ने लेबेंसराम की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका अर्थ है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं और रहते हैं। इस संक्षेप में जैविक स्थान यानी लिविंग स्पेस भी इसे कह सकते हैं। रेडजल के अनुसार मानव समूह के जैविक निवास की सीमा में लेबेंसराम सामान्य तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। स्मिथनर ने इसको वास्तविक और राजनीतिक लेबेंसराम और हाउसहोफर ने इसे मानवीय निवास के बाहर की सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक क्रिया बताया। इसका विकास 20वीं सदी में हृदय प्रदेश यानी विश्वद्वीप और भू राजनीतिक के संबंध में सार्थक राजनीतिक सिद्धांत पर सिद्ध हुआ। रेडजल ने जर्मनी में लिखी अपनी पुस्तक डाउसलैंड में सांस्कृतिक भूदृश्य भूमि की संकल्पना का सर्वप्रथम स्पष्टीकरण किया और उन्होंने ऐतिहासिक दृश्य भूमि शब्द का इसके लिए प्रयोग किया। उन्होंने माना कि इस प्रकार दृश्य भूमि का विकास मानव द्वारा भूतल को ऐतिहासिक कालों के निवास के रूप में विकसित करने के उपरांत हुआ है। रेडजल ने बताया था कि एक सांस्कृतिक भौगोलिक इकाई में विशेष जनसमूह के लिए जनसंख्या विशेषज्ञों को मानचित्रों की सहायता लेनी चाहिए। रेडजल ने मानव भूगोल के वर्णन में वातावरणीय शक्तियों को सदैव ध्यान में रखा। वे पार्थिव सत्यता में विश्वास रखते थे। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रुन्स ने लिखा कि रेडजल की पार्थिव सत्यता यानी टर्सियल रियलिटी का बहुत ऊंचा ज्ञान था। उन्हें पृथ्वी पर मानवीय तथ्यों को केवल एक दार्शनिक और इतिहासकार या आर्थिक अर्थशास्त्री की दृष्टि से ही नहीं वरन भूगोलवेत्ता की दृष्टि से उन्होंने देखा। पृथ्वी पर मानव समूह को बसते हुए, काम करते हुए, जीविकोपार्जन करते हुए और इतिहास का निर्माण करते हुए देखा था। इस प्रकार उसकी दृष्टि एक वास्तविक प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक की दृष्टि थी। ब्रुन्स ने लिखा कि रेडजल ने जर्मनी के भूगोल के विकास में नवीन विचारों के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने भूगोल के विधि तंत्र को विकसित करने के साथ साथ उसमें नए विचारों का भी प्रतिपादन किया। रेडजल ने मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध विधि से किया। उन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान की। रेडजल ने मनुष्य को विकास के अंतिम परिणाम के रूप में देखा और विकास में प्राकृतिक चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऊपरी जीव अपनी क्षमता के अनुसार प्राकृतिक वातावरण के अनुसार एकत्व प्राप्त करते हैं। रेडजल ने माना कि मनुष्य अपने वातावरण की शक्तियों को नियंत्रित करके उसे अपने अनुकूल बनाता है। जिन शक्तियों को अनुकूल कार्य करने पर मानव को सफलता मिलती है। रेडजल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया और उनकी रचनाओं में वातावरणीय निश्चयवाद की गहरी छाप दिखाई देती है। इस प्रकार अल्फ्रेड रेडजल मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में, महान भूगोलवेत्ता के रूप में विश्व में विख्यात है। धन्यवाद।
आज इतना ही। जर्मन भूगोलवेताओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चारों व्यक्ति हैं उन सब के बारे में विवरण लगातार विभिन्न वीडियोज़ में प्रस्तुत किया। उनमें कांट, हम्बोल्ट, रीटर और रेटजल महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।